नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स के बारे में। हमने बहुत सारे अनुच्छेद खत्म कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 और 24 के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 23 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध। तो ध्यान रखना, इसमें बोला गया है कि मानवों के साथ दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए उनका, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। और बलात्कार श्रम, कभी भी जबरदस्ती उनसे परिश्रम नहीं कराया जा सकता, बल के आधार पर आप परिश्रम उनसे नहीं करवा सकते हैं, इसका ये निषेध करता है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कि अनुच्छेद 23 में संरक्षण दिया गया है मानव के दुर्व्यापार को लेकर और बलात्कार श्रम को लेकर। पहले क्या होता था ना कि ठेकेदार जमींदार जो हुआ करते थे वो जबरदस्ती ही लोगों को पकड़ लिया करते थे या कर्ज के तले दबा दिया उन्हें और उनके साथ जबरदस्ती श्रम कराया करते थे, ठीक है। मानव दुर्व्यापार की मतलब इनकी खरीद फरोख्त, तो मानवों की खरीद फरोख्त मतलब कि बेचना खरीदना, तो ये भी गुनाह है। गुलाम बना दिया, किसी को बेच दिया, जैसे पुरानी प्रथाओं में हुआ करता था। तो मुगल बादशाह वगैरह जो हुआ करते थे वो बेचा करते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार नहीं कह सकते हैं आप, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। और दूसरा है बलात्कार श्रम, ठीक है, बल के आधार पर श्रम। और अगला पॉइंट इसमें बेगार है। बेगार का मतलब है कि बिना, वही चीज़ है कि बिना पैसे के, बिना वेतन के किसी के साथ आप परिश्रम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। तो इससे संरक्षण कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 23। देखो आजकल का पैटर्न क्या हो गया है ना कि आर्टिकल 23 जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है। आर्टिकल 23 की इंटरनल चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं कि बताओ जरा इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या आर्टिकल 23 केवल नागरिकों के लिए है? तो ध्यान रखना, नहीं, ये नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए है। तो भारत के नागरिक और गैर नागरिक जो भी हैं उनको दोनों को संरक्षण प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, क्या ये राज्य और व्यक्ति केवल राज्य के खिलाफ है या व्यक्ति के खिलाफ भी है? तो ये राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ भी है, इसको ध्यान रखना है। ये राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ भी है। अच्छा, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए समय समय पर सरकारें क्या करती हैं कि बहुत सारे अधिनियम लेके आती हैं जिनसे संरक्षण मिल सके। तो पहला क्या अधिनियम है, देखते हैं। एक अधिनियम कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, कि अनैतिक तरीके से किया गया दुर्व्यापार, चाहे खरीद फरोख्त जो है नैतिक तरीके से करी गई है, मतलब कि खरीदना बेचना, ये करना वो करना। तो अगर ऐसा किया जाता है, किसी महिला को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, पुरुष को, बालकों को, तो उससे संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था 1956 में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम। तो बंधुआ मजदूरी की मतलब वही ठेकेदार जमींदार जो हुआ करते थे, कर्जा देकर लोग जब पैसे नहीं लौटा पा रहे तो उनको बंधुआ मजदूर बना लिया कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे, ठीक है, जब तक हम पैसा चुक नहीं आता है तो वो क्या होता है कि पैसा चुक नहीं पाता क्योंकि ब्याज पे ब्याज चलता रहता है और उनकी कई पुश्तें इसी में चली जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब है 1948 में आया था। अतः बंधुआ मजदूरी कब आया था? 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था आपका कब? ये आया था 1948 में। इसमें क्या है कि न्यूनतम मजदूरी प्रोवाइड करना कंपलसरी है। सरकारों ने नियम बनाए हैं कि समय के साथ और महंगाई के साथ ये न्यूनतम मजदूरी बढ़ती रहती है। कभी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले न्यूनतम मजदूरी कुछ और थी और आज के समय न्यूनतम मजदूरी कुछ बढ़ाकर कर दी गई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो न्यूनतम मजदूरी इतना, एक लेबर को न्यूनतम मजदूरी इतनी देनी ही पड़ती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है ठेका श्रमिक अधिनियम, ठीक है। तो ठेका श्रमिक, माना कि कोई जो ठेकेदार होते हैं वो ठेका लेते हैं। ठेका लेने के बाद क्या काम है कि ठेका उन्होंने ले लिया, मान लीजिए सरकार से टेंडर निकला है, लेकिन वहाँ पर जो लेबर हैं उनको प्रॉपर तरीके से रुपए ना देकर उसमें रुपए खा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचाव के लिए, ठीक है, कि ठेके पर जो श्रमिक रखे जाते हैं उनका हक ना मारा जा सके, तो ऐसी चीज़ों से बचाव के लिए क्या हुआ कि ठेका श्रमिक अधिनियम लाया गया 1970 में। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आर्टिकल 23 से अब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से डीपली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अपवाद भी है कुछ, तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि अपवाद क्या है। अपवाद ये है कि राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लोगों को भर्ती कर सकता है। लोगों को सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि जैसे सैन्य सेवा, क्या है सैन्य सेवा, अगर राष्ट्र की बात आ जाती है, ठीक है, अगर राष्ट्र की बात आ जाती है, अगर राष्ट्र की बात आ जाती है, ठीक है, अगर क्या हुआ कि राष्ट्र की बात आ गई तो सैन्य सेवा के लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो आपको बुक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको मतलब हेल्प के लिए ले सकते हैं और सामाजिक सेवा के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो किसके लिए? तो ध्यान रखना, इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपको अनिवार्य तौर पर सेवा में रख सकता है, ठीक है। अब वो क्या है? सैन्य सेवा, कि अगर राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आ जाती है तो वो आपको रख सकते हैं काम के लिए। कौन सी सेवा के लिए? सैन्य सेवा के लिए और सामाजिक सेवा के लिए आपको बाध्य कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है आपका
1956 का एक्ट है, अनैतिक दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी का है, न्यूनतम मजदूरी का और ठेका श्रमिक। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 क्या है? तो अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। तो कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकना, कारखानों में बच्चे काम ना करें, इससे रोकने के लिए और ये अनुच्छेद 24 में प्रावधान दिए गए हैं। और बच्चों की उम्र क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको कारखानों में काम करने से रोकना इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो होता क्या है, थोड़ा सा जानेंगे कि देखो 24 संरक्षण प्रोवाइड कराता है कि कारखानों में बच्चा नहीं जाएगा, मतलब 14 साल। अब एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं कि आर्टिकल 24 के तहत 10 साल उम्र है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो इस तरीके से कंफ्यूज करते हो। तो 14 साल पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 24 में इनका संरक्षण दिया गया है। अब इसके लिए भी सरकार ने समय समय पर बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं जिससे कि कानून बनाए जा सके और इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो पहला जो है वो पहला देखते हैं क्या है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। तो बालकों को श्रम प्रतिषेध रोकना, बाल बच्चों को, देखो देश का भविष्य बच्चे होते हैं। अगर बच्चे बचपन से ही लेबरी करने लगेंगे, किसी काम में लग जाएंगे, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि शिक्षित नहीं हो पाएंगे वो। और शिक्षा आजकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और अगर शिक्षित ना होता है तो क्या होता है, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि अगर एक परिवार में कोई शिक्षित हो जाता है तो पूरी उनकी पुस्तें बदल जाती है। बस यही चीज़ है कि बाल श्रम को प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में, कि बाल श्रम को रोकना है, इसको 1986 में लाया गया। कारखाना अधिनियम, किस प्रकार से बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा और क्या गाइडलाइन जारी करी जाएंगी सरकार के द्वारा। तो कारखाना अधिनियम 1948 में इसके बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है, ठीक है। खान अधिनियम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कब आया था? 1952 में आया था कि बच्चों को खानों में काम करने से रोकना है। अगला है कि बागान श्रम अधिनियम कब आया था? 1951 में आया था कि बच्चों को बागानों में काम करने से रोकना। होता नहीं है कि बागानों में काम करते हैं वो तो कुछ पैसे के लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे सरकारों ने क्या किया है कि इसके ऊपर लगाम लगाई कि आप इतने साल से कम उम्र के बच्चे को बागान में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको प्राथमिक शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। और सरकार समय समय पर इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइजरी वगैरह सारी चीज़ें जारी करती रहती है। और जल्दी से मुझे बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए इसको किया था, तो कमेंट करके जल्दी से बताना सर्व शिक्षा अभियान को। आगे देखते थोड़ा सा कि 1996 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कोष जारी किया जिसका नाम था बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष। तो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष क्या है कि अगर कहीं पर भी ऐसा काम होता है और बच्चे पकड़े जाते हैं काम करते हुए, तो फिर उनके लिए आगे क्या है? तो उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसे कोष का गठन किया गया था 1996 में, इसको ध्यान रखना, जिसमें कि उस बालक के खाते में कितना 20,000 रुपये जमा करना होता है। तो राज्य जो है उस बालक के खाते में 20,000 रुपये जमा करेगा कोई भी, तो उस बालक के खाते में कितना जमा होगा? 20,000 रुपये जमा होगा। अब आगे देखते हैं 2005 में, डेट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कि बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? तो ये था आपका 2005 में कि बालकों को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिए। और अब क्या है कि हर जगह आपको हर जिले में वगैरह में बाल गृह मिल जाएंगे जहाँ पर बच्चे ऐसे ला के रखे जाते हैं। तो 2005 में बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग बना। आगे चल के 2006 में क्या इसके ऊपर लगाम लगाई गई कि होटलों में, रेस्तरां में, दुकानों में, रिसोर्ट, स्पा वगैरह जो भी है, टी शॉप है, वहाँ पर बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर कहीं पर ऐसा पाया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2006 में ये फैसला आया कि होटलों में, रेस्तरां वगैरह नहीं बच्चे काम करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको काम नहीं करने दिया जाएगा जो मिनिमम इस उम्र से कम के हैं, ठीक है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो 6 से लेकर 2 वर्ष की मालिक को सजा हो सकती है और 20,000 से लेकर 50,000 जुर्माना। कितना? 20,000 से लेकर 50,000 जुर्माना और आपका 6 से लेकर 2 वर्ष तक सजा हो सकती है। इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है। अगर ऐसा दोबारा से वो करता हुआ पाया जाता है तो 3 साल की जेल होगी। क्या होगा? कम से कम 3 साल की उसको जेल होगी। तो ये सारे प्रावधान दिए गए हम लोग के बच्चों के संरक्षण के लिए, ये सारे प्रावधान दिए गए बलात्कार वगैरह, मानव दुर्व्यवहार के लिए। ध्यान रखना, बहुत सारी डिबली चीज़ें हैं, एग्जाम में यहीं से बहुत ज़्यादा आता है। 23 पूरे ये सारे एक्ट धीमे धीमे हम लोग सब खत्म करते जा रहे हैं। लगातार पढ़ाई करते रहो, इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो और स्वास्थ्य का ख्याल रखो, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखो थोड़ा सा, ठीक है। और लगातार मेहनत करो। पूरा सब्जेक्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं, पूरी पॉलिटी और पूरी जीएस खत्म करने वाले हैं और ऐसे ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। लगातार मेहनत करो और 2-4 बार देख लो, बस बात खत्म हो गई। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।